खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सूबे में सियासी पारा उफान पर पहुंच चुका है। बीजेपी में नए नए शामिल हुए नरेंद्र पटेल ने हाथ में 10 लाख रुपए लहराते हुए यह कहकर कल रात धमाका कर दिया कि बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में शामिल करने के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की घूस ऑफर की थी, जिसमें से 10 लाख ये रहे। नरेंद्र पटेल दावा कर रहे हैं कि यह डील वरुण पटेल ने ही कराई, जो खुद हार्दिक पटेल का दामन छोड़कर नए नए बीजेपी में शामिल हुए। इस बीच बड़े ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद राहुल गांधी ने इस कैश कांड पर हमला बोला और कहा कि गुजरात अनमोल है और उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो आज बड़ा सवाल यह कि कैश कांड का यह कैसा गुजरात मॉडल है? आखिर गुजरात में खरीदे क्यों जा रहे हैं नेता? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। गुजरात में चुनावी दौरों के दरमियान खरीद व फरोख्त का सियासी खेल। पाटीदार लीडर नरेंद्र पटेल का बड़ा खुलासा। बीजेपी ने दिया 1 करोड़ का ऑफर। क्या गुजरात में लीडर खरीदे जा रहे हैं? गुजरात में भले ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं किया हो, मगर गुजरात में सियासी हलचल उरूज पर है। गुजरात पर मरकज और रियासती हुकूमत सौगातों की बारिश कर रही है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस दबे पांव गुजरात की सियासी जंग को दिलचस्प बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। ओबीसी लीडर अल्पेश ठाकुर, पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल और दलित लीडर जिग्नेश मेवानी के सहारे कांग्रेस बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने को तैयार है। पाटीदार लीडर नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर उन्हें खरीदने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने के लिए 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी और बतौर एडवांस 10 लाख रुपए भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये 10 लाख रुपए काला धन है। 2-3 दिन से जो चल रहा था मीडिया में ड्रामा, और मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी। आज 10 लाख रुपया मुझे रोकड़ा दे दिया। पाटीदार समाज के लिए है, समाज जो कहेगा वो करूंगा। वो जो 10 लाख रुपया मुझे दिया है वो कोई मेहनत का पैसा नहीं है उसका, वो भी भ्रष्टाचार का पैसा है। पैसा वरुण पटेल के हाथ से मिला। मीटिंग में ऐसा मुद्दे की चर्चा हुई कि आपको करोड़ रुपया मिलेगा, आप 10 लाख रख दो, 90 लाख कल भाजपा का प्रोग्राम में आपको आने का जाहिर में आओ, उसके बाद मिल जाएगा और कल से आपको भाजपा का काम करने का। गुजरात में पाटीदार लीडर नरेंद्र पटेल के बीजेपी पर रिश्वत के इल्जाम के बाद अब दिल्ली में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अपोजिशन ने बीजेपी पर तनकीदों के तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। देखिए, समाज जो है बहुत अच्छे से समझती दो बात। आज जिस तरह से राहुल गांधी के विजिट से पहले, गुजरात विजिट से पहले ये सब रात से जो नाटक हो रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस को एक्सपोज कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो विकास पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए कि खुद एक्सपोज होते हैं। तो उन्होंने ऐसे हथगंडे अपनाए, लेकिन उस बिना सबूत के कोई ये कहे कि 10 लाख रुपया मुझे दिया गया है टोकन और 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा और 4 घंटे बाद ऐसे ज्वाइन करने के बाद के, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मंशा क्या थी। जहां तक है भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को लालच देकर अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, वो बात भी, उसका भी खुलासा हो गया और वो भी सामने आ गया कि किस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं उनको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार कर रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कई राज्यों में ये काम अंजाम दिया है और इसके पहले भी गुजरात में 14 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा था और उनकी खरीद बिक्री हुई थी। वहीं बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये सब कांग्रेस की साजिश है। 10 लाख लेके प्रेस की, उसकी जगह उनको 1 करोड़ रुपए लेके प्रेस करनी चाहिए थी। क्यों 10 लाख रुपए लेके की? इतने पागल है क्या हो? और कांग्रेस बौखला चुकी है क्योंकि पाटीदार समाज जाग गया है। फिर से पाटीदार समाज भाजपा की ओर भागने लगा है। फिर से भाजपा की सरकार बनने वाली है और उनका सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ये सारे हथकंडे और खेल वो खेल कर रहे और राजनीति है, कांग्रेस को करने भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पीछे ले जाने की कोशिश इसलिए कर रही है कि कुछ न कुछ करके साम दाम दंड भेद लगा के कार्यकर्ताओं पर दबाव, नेताओं पर दबाव, जनता पर दबाव, रियायत देके बहुत सारी कोशिश कर रही है। लेकिन उसके हालात, अब उसकी नैया डूब रही है, उसको कोई बचा नहीं सकता।
जैसा नरेंद्र पटेल जी ने किया, वो क्यों किया? क्योंकि पैसे लिए दिए, ये तो मामला साफ है। तो वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बारी बारी पास के कन्वीनर नरेंद्र पटेल पर यह दबाव डाला जा रहा था कि तुम भाजपा में आ जाओ, भाजपा का काम करो। गुजरात इंतखाबात को लेकर बीजेपी ऐसे भी काफी फिक्रमंद है। बीजेपी गुजरात इंतखाबात को 2019 के लोकसभा इंतखाबात से जोड़कर देख रही है। ऐसे में गुजरात में सियासी लीडरान की खरीदो फरोख्त कहीं न कहीं पार्टी को दागदार कर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो गुजरात में क्यों खरीदे जा रहे हैं नेता, यह है हमारा आज का सीधा सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। ऋचा पांडे मिश्रा, आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ मौजूद हैं। जयेश पटेल, पाटीदार नेता, अहमदाबाद से लाइव हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है, हार्दिक पटेल की तरफ से। इसके अलावा डॉक्टर शिर्वो कमल दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी, सीपीआई लीडर, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रमेश नाइक साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। नवीन कुमार साहब, क्या अभी फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है नरेंद्र पटेल के इस खुलासे के बाद, उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें वो सीधे तौर पर 10 लाख रुपए हाथों में लहराते हुए कह रहे हैं कि देखिए ये कैश मिलने का वादा किया गया 1 करोड़ और ये रहे 10 लाख, इस तरह से खरीदा जा रहा है बीजेपी की तरफ से हमारे नेताओं को। इस पर सफाई क्या है आपकी पार्टी की? सफाई की आवश्यकता ही नहीं है समीर भाई। हमारी पार्टी जो है किसी प्रकार से बैकफुट में नहीं है, ये तो आपके सामने है। इतने ज्यादा समझदार हैं ये नेता जो कि कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। क्या इनको उसका स्टिंग ऑपरेशन, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर लेनी चाहिए थी क्या? आज मैं 10 लाख रुपए कल ला करके राहुल गांधी ने और या सोनिया गांधी ने मुझको दे दिया ये करने के लिए, पार्टी छोड़ने के लिए, तो मान लिया जाएगा क्या? किसी के ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा दें आप, बड़ा आसान है इल्जाम लगाना, लेकिन सबूत भी होना चाहिए ना। नवीन दावा कर रहे हैं नरेंद्र पटेल, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, गुपचुप कह रहे हैं जब जरूरत पड़ेगी सुना देंगे वो भी। भाई साहब वो दावा कर रहे हैं, दिखाई किसको, सुनाई किसको? आपने वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको 1 करोड़ रुपए मिलना था, 10 लाख रुपए में आगे 1 करोड़ रुपए ले लेते आप, एक्सपोज करते ना सबको। इतनी जल्दी क्या थी आपको एकदम एक्सपोज करने की? चुनाव से पहले जो ये दिखा रहे हैं आप, जिस प्रकार से देखिए नहीं, लेकिन ये लॉजिक क्या हुआ? ये बार बार बीजेपी की तरफ से आज तर्क दिया जा रहा है कि भाई उन्होंने 10 लाख लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी? पहले वो इंतजार करते, जब उनको 1 करोड़ मिल जाते तब वो बताते। इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ? ये कोई तर्क नहीं हुआ तो ना। आप उसका दिखाते ना। यहाँ पर ये है कि भाई एक नेता को खरीदने की कोशिश की गई, उसको 10 लाख के 1 करोड़ हरे हरे नोट दिए गए और कहा गया कि भाई तुम इधर आ जाओ। अगर 1 करोड़ रुपए कल लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाए तो आप मानेंगे उन्होंने दिए हैं क्या? ऐसे किसी पे भी आरोप लगाया जा सकता है क्या? बड़ा आसान है आरोप लगाना। क्यों नहीं एविडेंस दे दिया आपने? क्या आवश्यकता? इसके लिए आप इतने समझदार हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं, स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं कर लिया? अगर आपको एक्सपोज करना था तो किसको एक्सपोज कर रहे हैं आप? अल्पेश ठाकुर की बात करते हैं। अल्पेश ठाकुर 2008 में कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और अभी तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं। वो कांग्रेस पार्टी में घर वापस चले गए तो कहते हैं कि कांग्रेस में शामिल हो गए। लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। नहीं, उनका ये कहना था कि मैं पार्टी छोड़कर सामाजिक आंदोलन में लगा हुआ था। आप वो कह सकते हैं कि वो कांग्रेसी नेता थे, बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन यहां पर तो बात नरेंद्र पटेल की हो रही है ना। नरेंद्र पटेल को 10 लाख रुपए का ऑफर किसने किया? 10 लाख रुपए किसने दिए? 1 करोड़ का ऑफर किसने दिया? 10 लाख रुपए का ऑफर जो दिया वो कांग्रेस ने दिया है। वो कांग्रेस के कहने पे एक्सपोज हो रहे हैं ना। अच्छा। कांग्रेस के कहने पे दिखा रहे हैं। अगर भाजपा को आवश्यकता क्या देने की? आप सबको मालूम है, हार्दिक पटेल सबको मालूम है कि आंदोलन लेके चले थे समाज के लोगों का, कांग्रेस में चले गए, राहुल गांधी से चोरी छुपे मिल लिए और ऊपर से आप अकेले में डील करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अपने आदमी से आप भाजपा को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आप भाजपा की सरकार में 20 वर्षों में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए पूरे गुजरात में।
उस विकास की आप बात को दबाना चाहते हैं, गुजरात में जो विकास हुआ उसकी बात नहीं करना चाहते हैं, और उसके अलावा ये कहना चाहते हैं ठीक है कि नवीन, इस आरोपों पे नवीन लगातार जयेश भाजपा पटेल को हमारे बदनाम साथ मौजूद हैं, आप अहमदाबाद क्या से पाटीदार पाटीदार लोगों को, नेता हैं पूरे पाटीदार जयेश लोगों को पटेल बदनाम साहब। करना चाहते हैं क्या? जयेश पटेल ये बताइए कि हार्दिक पटेल की राहुल गांधी के साथ 5 स्टार होटल में ये गुपचुप जो मीटिंग हो रही है, ये क्या है? किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे हैं? और बीजेपी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा है, और ये जो नरेंद्र पटेल का एपिसोड हुआ है ये भी स्क्रिप्टेड था, और कांग्रेस दरअसल साजिश कर रही है इस तरह की चीजों की। सही है ये बात? नरेंद्र पटेल की बात करते हैं अपने, तो जो ये भाजपा के मित्र जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको पैसे दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के बताने पे ये सब जो करतूत कल कर दी गई है। लेकिन ये मेरी बात समझ लो कि पाटीदार समाज के नरेंद्र पटेल जो है उत्तर गुजरात के पाटीदार समाज के हार्दिक पटेल के चल रहे आंदोलन के नेता है, और हमारे कोई जरूरत नहीं है कि हम कांग्रेस से पैसे लेके भाजपा को दिखाए। ये जो पूरा षड्यंत्र है वो भाजपा का है। आगे भी हमारे दो कन्वीनर को भाजपा ने खरीद लिए है। वो 2 दिन पहले वरुण पटेल और रेशमा पटेल जो 2 कन्वीनर हमारे पास में काम कर रहे थे, और भाजपा की आगे भी मेरी बात सुनो, आगे भी राज्यसभा के इलेक्शन में भाजपा ने गुजरात में 14 एमएलए को खरीदने के लिए पूरे दाम लगाए थे, और ये भाजपा की नीति नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वरुण पटेल को भी इसी तरह खरीदा गया है, पैसे डाक धमकी से पैसों से खरीद कर उनकी तरफ लाया जाए, और यही नीति रही है, और ये लोकशाही का सरेआम हनन कर रही है भाजपा। तो मैं ये मेरे मित्र से कहना चाहता हूँ कि ये कोई कांग्रेस के पार्टी के पैसे नहीं है, ये भाजपा से अरे हार्दिक पटेल की राहुल गांधी से क्या डील हुई है ये तो बताइए। रूप में दिए गए पैसे थे, लेकिन ये पाटीदार समाज के कोई भी नेता ये बिकने वाले नेता नहीं है, और ये भाजपा को अभी समझ लेने की जरूरत है, और ऐसा प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए घटिया। अरे जनता खुद तय कर रही है कि आगे क्या करना है। बीजेपी के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब तो देंगे नवीन ना। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। हार्दिक पटेल की राहुल गांधी के साथ गुपचुप जो मीटिंग हुई उसमें क्या निकला, उसका क्या नतीजा निकला, वो क्या बता सकते हैं आप? क्या डील हो रही है? हार्दिक पटेल की राहुल गांधी जी से कोई मुलाकात हुई नहीं है, और अगले दिन में होएगी। अरे अभी अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है। अरे मुलाकात हो गई, राहुल जी से कोई मुलाकात। अरे वीडियो उसका वीडियो एक्सपोज अभी उससे एक्सेप्ट किया है। हार्दिक पटेल ने आधा घंटा पहले कहा है कि उनकी राहुल गांधी से मीटिंग हो गई। हार्दिक पटेल ने खुद कहा है, क्या बात करते हैं? नहीं, हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया है अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई है, और वो कल रात को जब हार्दिक पटेल को आमंत्रण न्योता दिया गया था कांग्रेस की ओर से। अरे तो उन्हीं से बता दीजिए, हार्दिक पटेल अशोक गहलोत से क्या बात हुई? वो समय की बातचीत हो रही है। हार्दिक पटेल तो ये कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन छेड़ा हुआ है उन्होंने। वही मैं वही बता रहा हूँ। वो कहते हैं हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, वही बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मन बना लिया गया है क्या, ये तो बताइए। हार्दिक पटेल कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। वो अगले दिन में आपको खुद को देखने मिलेगा, और हार्दिक पटेल कोई पार्टी का कोई मोहरा नहीं बनेगा। पार्टी हमारे पास आती है, हम पार्टी के पास जाने वाले लोग नहीं है। गुजरात में पाटीदार समाज, ठीक है, कांग्रेस के साथ कोई डील नहीं हुई है। कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% की। आप बताइए 20% आप मांगते हैं, 20% अल्पेश ठाकुर मांगते हैं रिजर्वेशन, किस आधार पे करेगी कांग्रेस? मुझे कांग्रेस से बता दीजिए। चलिए आपकी डील क्या हुई है वो डील बताइए ना फिर आप। किस आधार पर कांग्रेस पार्टी को सोचेंगे ना, अगर उनकी मान लीजिए कि सरकार बन जाती है गुजरात में, तब वो सोचेंगे, उनकी मुसीबत हो गई है। ऋचा पांडे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद है। ऋचा, आम आदमी पार्टी भी गुजरात के समर में, चुनावी समर में कूद पड़ी है। 50 सीटें आप लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या रोल होगा गुजरात में? आप किसके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के? जी देखिए, समीर, इस वक्त देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, एक तरफ एक भाजपा के अध्यक्ष हैं, तड़ीपार अध्यक्ष, जो कि खरीद फरोख्त की राजनीति अपना रहे हैं। चाहे वो खरीद फरोख्त करके गोवा में सरकार बनाई हो, उत्तराखंड में सरकार डिसेबल करने की कोशिश, मणिपुर है, अरुणाचल है,
बिहार तक में उन्होंने येन केन प्रकारेण अपने पैतरे चलाए हैं। यही नहीं, दिल्ली के 2015 के इलेक्शन में उन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। एमसीडी चुनाव से दिल्ली में पहले उन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। तो इसके अलावा और अपनी दमनकारी नीतियों के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। ये यही राजनीति करना चाहते हैं और गुजरात में भी ये यही काम करने में सफल होना चाहते हैं। उन्होंने राज्यसभा में भी, गुजरात राज्यसभा में भी इसी हथकंडे का प्रयोग किया था। और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती है और उनको हराना चाहती है और उसकी तैयारी पिछले 3 सालों से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ है ना, फिर कर रही है। बीजेपी के खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किसने कहा है कि एक जगह पे 3 या 4 लोग नहीं लड़ सकते हैं, पार्टियां नहीं लड़ सकती हैं? और कांग्रेस ने तो कहा है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा 125 सीटें आएंगी, तो क्या जो रिमेनिंग सीटें हैं वो कोई और नहीं लड़ेगा? तो जहां जहां हम मजबूत हैं, मजबूती से लड़ेंगे। पर हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम कहीं भी जहां हमें लगेगा कि वोट जो है वो बंट सकता है या हम कमजोर हैं, वहां हम नहीं लड़ेंगे। हम भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी जहां पर कमजोर नजर आएगी वहां से आप अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? जी नहीं, जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है वहां हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि अभी हमने 11 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 9 सीटों पे बीजेपी सारे मेहमानों को जोड़ लूं। मुकेश उम्मीदवार नाइक हैं साहब हमारे साथ और जुड़ 2 गए, सीटों थोड़ी देर से जुड़े। मुकेश नाइक साहब, आप कांग्रेस पार्टी पर नवीन ये आरोप लगा रहे हैं, हालांकि आज तमाम आरोपों का जवाब नवीन को देना है, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नरेंद्र पटेल ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से 10 लाख रुपए लहराए गए, दरअसल इसकी स्क्रिप्ट जो है वो राहुल गांधी की तरफ से लिखी जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखी जा रही है। और ये पाटीदार नेता उस स्क्रिप्ट के कलाकार बन चुके हैं, उस फिल्म के कलाकार बन चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई हार रही है, इसलिए यह जवाब दिया जा रहा है? मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे इस बात का जवाब दें बीजेपी के नेता कि क्या इनको गोवा में मैंडेट मिला था जो इन्होंने सरकार बना ली? क्या मणिपुर में इनको मैंडेट मिला था जो इन्होंने सरकार बना ली? क्या इन्हें अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी सरकार का इनने सत्ता का हस्तांतरण करा लिया? क्या इनको मैंडेट मिला था वहां? मुझे एक चीज और बताएं कि उत्तराखंड में आज 26 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से माइग्रेट करके गए थे। 6 मंत्री ऐसे हैं इतने छोटे से मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस में भी मंत्री थे। ये किस तरह की राजनीतिक संस्कृति है और किस तरह का लोकतंत्र है? जनता ये सब कुछ देख रही है, उसको बस ये समझ में आ रहा है कि भाई एक पार्टी किसी नेता को अपने यहां लाने के लिए पैसे दे रही है। इसको क्लियर कीजिए ना, तस्वीर थोड़ी साफ कीजिए। ये है क्या? क्या आपके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? क्या आपके इशारे पर नरेंद्र पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्या आपके इशारे पर 10 लाख रुपए लहराए गए? भैया थोड़ा सुने भी तो, कृपा करके थोड़ा सुन तो भी ले। नरेंद्र पटेल ने खुद ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि उन्हें 1 करोड़ का लालच दिया था और उन्हें पार्टी मंच पे आने के बाद 10 लाख रुपए दिए और उन्होंने उनका मुखौटा उघाड़ने के लिए, उन्हें विवस्त करने के लिए, उनका असली चेहरा दिखाने के लिए पत्रकार वार्ता में वो नोटों का बंडल पूरी जनता के सामने रख दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का क्या लेना देना है? ये तो चेहरा, चाल और चरित्र बीजेपी का है जो उजागर हुआ है। और यही उन्होंने किया था राज्यसभा के चुनाव में, किस तरह से दल बदल कर आया। एक पार्टी जिसके पास क्लियर विधायक थे राज्यसभा में जाने के लिए। सोनिया गांधी पर 1 करोड़ रुपए निकाल करके आरोप लगाए तो मानेंगे? ये सारे लोग हैं तो हार्दिक पटेल की टीम के लोग ना, और हार्दिक पटेल से गुपचुप मीटिंग हो रही है राहुल गांधी की, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको। ये तो नरेंद्र पटेल ही आपको बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम क्या जाने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम तो उस पूरे घटनाक्रम के बीच में ना तो हम उसके प्रायोजक हैं ना आयोजक हैं।
हम कैसे राहुल जाने कि गांधी उन्होंने की ऐसा क्यों हार्दिक किया? पटेल से गुपचुप मीटिंग क्यों हुई? नंबर 1 सवाल, मेरा सवाल का जवाब दें कांग्रेस के नेता। बहुत छोटे छोटे से 2 सवाल हैं कि एक तो यह कि राहुल गांधी की हार्दिक पटेल से गुपचुप मीटिंग क्यों हुई, सामने मीटिंग क्यों नहीं की? दूसरा, अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में थे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, नवीन उसके इसका जवाब बाद वो लेंगे, कांग्रेस इसका में जवाब पुणे लेंगे। वापस हो और गए, आप इस उन्होंने पार्टी नहीं सवाल का छोड़ी। जवाब इसका तैयार जवाब रखिए कांग्रेस कि के नेता नेता दें। खरीदने की नौबत क्यों आ रही है आपको? नेता खरीदने की नौबत वो भी गुजरात में क्यों आ रही है आपको? इसका जवाब तैयार हमें रखिए। नहीं खरीदने की जरूरत है, अमीर अदर हमने जैदी कोई साहब, नेता नहीं खरीदा। ठीक है, अच्छा ठीक है, जैदी साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी देखी नरेंद्र पटेल की, आपको क्या लगा? देखिए, नंबर 1 तो गुजरात मॉडल के नाम पे जो पूरे देश को गुमराह किया गया था, वो गुजरात मॉडल का नकाब उठ चुका है पूरे देश के सामने से। अब गुजरात मॉडल गुजरात में टाइम फिश हो गया है। मेरा तो सीधा सीधा सवाल है, एक मामूली से एक न्यूज पोर्टल ने एक नेता के बेटे के ऊपर कुछ इल्जाम लगा दिए थे कि उनकी आमदनी इतनी क्यों हो गई, तो उसके ऊपर 100 करोड़ की इज्जत नेता के बेटे की खराब हो गई थी। पूरी पार्टी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, तो पूरी पार्टी की कीमत कितनी होगी उसकी इज्जत की, वो बीजेपी की खराब नहीं हो रही है। अरे भाई, कोर्ट में दावा कर दीजिए कि साहब हमारी इज्जत बीजेपी की खराब हो गई है, हम इतने करोड़ का दावा करेंगे। वो नहीं कह रही। आरबीआई इनके पास, सीबीआई इनके पास, जैदी साहब आप तो बोलिए मत, आपने कांग्रेस ने और जो पैसे, सुन लीजिए एक मिनट, किस खाते से पैसे आए और किस खाते में गए, इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। बिहार का अगर नेता कुछ कह देता है उसके पीछे ईडी छोड़ देते हो, यहाँ तो आपके ऊपर इल्जाम सीधा सीधा लगा है, वो नहीं होने का। दूसरे, ये जो स्थिति आज गुजरात की है, कांग्रेस भी खुश ना हो, खुशफहमी की शिकार नहीं। हाँ। बीजेपी के पैर से तले तो जमीन निकल ही गई है, कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं है। आज मुझे खुशी इस बात की है आज कि अगर गुजरात के अंदर कोई चुनाव के हीरो हैं, तो वो आंदोलनकारी हैं। गुजरात के 3 लड़के, आंदोलनकारी, 3 लड़के नहीं है, आंदोलनकारी हैं। और वो ऐसे ऐसे हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगा है। आज अगर वो देशद्रोह के इल्जाम लगाने वाला हार्दिक पटेल बीजेपी से बात नहीं कर पा रहा है, तो बीजेपी सटपटा रही है। कांग्रेस से बात करता है तब चकपका रही है। अरे भाई, वो तो आपकी नजरों में देशद्रोही था। आपने 1500 लोगों के ऊपर देशद्रोह के इल्जाम लगाए थे, तो वो कहां गए? ठीक है, तो उनसे तो कोई मतलब वास्ता नहीं है, चाहे वो जिग्नेश हो या अल्पेश ठाकुर हो। ये वो लड़के हैं जो आंदोलनकारी हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आज हिंदुस्तान की जनता आंदोलनकारियों को समझ रही है, उनके समर्थन में खड़ी है। अब इन आंदोलनकारियों को ये चाहिए कि जनता की भावनाओं के ऊपर कांग्रेस की गोद में कोई नहीं बैठना चाहता। तो ये आंदोलनकारी तो डील करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता की जनभावनाओं का ख्याल नहीं, जनभावना क्या यही है? अगली दफे ऐसा होगा। अगली दफे होगा। जैसे दिल्ली के अंदर अभी से कहना चाहिए, केजरीवाल को नकारने की नौबत जनता कर रही है। डॉक्टर दत्ता, ये जो पूरा खेल हमें नजर आ रहा है, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा नजर आ रहा है, कैश कांड हमें नजर आ रहा है, क्या इसकी जड़ में हम अगर जाने की कोशिश करें, क्या बीजेपी ने बहुत कम करके आंका? क्या चाहे अल्पेश ठाकुर हो, जिग्नेश मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो, ये गुजरात के 3 लड़के इतनी बड़ी मुसीबत साबित होंगे, कम करके आंका क्या, जिसके चलते आज हम ये देख रहे हैं कि खरीदना पड़ रहा है नेता? कम करके आका या फिर ज्यादा करके आका, ये तो वक्त बताएगा। और चुनाव का नतीजा के बाद इसका तफ्तीश से विश्लेषण हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह का कैश कांड का हिसाब किताब सामने आया है, ये कहीं ना कहीं पे बहुत सारे पेचीदा सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और पेचीदा सवाल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पे नुकसान अगर हो रहा है तो प्रजातंत्र नुकसान हो रहा है, और हमारे देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सही बात है। इस देश ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड भी देखा था, वोट फॉर कैश वाला कांड भी देखा था। बिल्कुल। एक पार्टी ने पूरा स्थापित कर दिया था कि कैश से कैसे वोट खरीदा जा सकता है। तो ये सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं पे सस्पिशियस लगता है सारी चीजें। नुकसान किसका है? और नुकसान की जहां बात आती है, नुकसान में समझता हूं कि ये तो दोनों पार्टी को ही अपना रणनीति उस हिसाब से तैयार करना होगा, और उस पे सीधा सीधा आगे जाके मुकाबला होगा। किसके लिए भारी पड़ता है, किसके लिए कम होता है, वो वक्त बताएगा। पर
एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मुझे लगता है कि ये सस्पिशियस मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि नरेंद्र पटेल ने जब कल मध्य रात्रि को जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 10 लाख का उसने खुलासा किया जी, उसके कुछ देर बाद उसने कहा कि मैं इनकार नहीं करता हूँ राहुल गांधी जी से मिलने की और मैं जरूर मिलूंगा राहुल जी से। हाँ। आज हार्दिक पटेल का आपका वो सीडी भी सामने आ गया है, आपके जो हिडन कैमरा वो तो हो रही है मुलाकात, देखिए हो रही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और तो अगर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी मुझे उसके पीछे कोई लॉजिक नजर नहीं आता। ये लोग तो मिल ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से। अल्पेश की जहां बात आती है वो तो पहले ही कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्या ये तीनों लोग कैमोफ्लाज्ड कांग्रेस तो नहीं है कांग्रेसमैन, और अगर कैमोफ्लाज्ड कांग्रेसमैन है तो ये कहीं ना कहीं पे एक राजनीतिक षड्यंत्र जरूर है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। आपको लगता है 2-3 साल पहले ही कांग्रेस ने प्लांट कर दिया था इसलिए क्योंकि चुनाव में काम आएंगे? 2-3 साल पहले प्लांट किया है या फिर 3 महीने पहले प्लांट किया है, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, पर मैं समझता हूं कि इस पूरे चीज की खुलासा तब होगा जब इस पे बाकायदा एक निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल, निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। मुकेश नाइक साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। और सवाल वही है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई गुजरात में कि नेता खरीदने पड़े। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो गुजरात में नेता खरीदे क्यों जा रहे हैं, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, ब्रेक से पहले तमाम तरह के सवाल ऑपोजिशन पार्टीज ने आपके लिए खड़ा किया, लेकिन सबसे अहम सवाल मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो डिमांड कर रही है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए एक रिटायर्ड जज की निगरानी में। क्या इसके लिए आपकी पार्टी तैयार है? क्योंकि अब यह बात तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है ना, लोगों के सामने यह बात आ चुकी है कि भाई 10 लाख रुपए किसी नेता को दिए गए किसी पार्टी में लाने के लिए, तो अब इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पता चल पाए कि भाई कौन वो नेता था जिसने ये 10 लाख रुपए दिए और कहा कि 1 करोड़ रुपए और दूंगा। नरेंद्र पटेल तो कह रहे हैं कि वरुण पटेल ही सब कुछ करा रहे हैं, जो भी नए ताजा बीजेपी में शामिल हुए, तो जांच तो होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल सही है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, हम भी आपके साथ हैं इस बात के लिए। लेकिन मुझे एक कांग्रेस ने जो सवाल खड़े करी उससे एक छोटे से 2 सवाल पूछने हैं। कांग्रेस ने अभी अल्पेश ठाकुर को अपने यहाँ वापस बुलाया, घर वापसी उसकी करी है एक, तो उन्होंने किस समझौते को 22% आरक्षण मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% से ज्यादा नहीं मिल सकता, ऑलरेडी 50% है। दूसरा कि जो हार्दिक पटेल जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिग्नेश जो बात कर रहे हैं, वो जो आरक्षण मांग रहे हैं, सब मिलाकर के आप कैसे करेंगे मुझे ये बता दिए। क्या आप उसके समर्थन में है, क्या बाकी का कम कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 50% से ज्यादा आप नहीं जा सकते। किस आधार पे करेंगे और क्या डील आप कर रहे हैं, इसका मुझे जवाब दिलवा दीजिए कांग्रेस से। ठीक है, मुकेश नाइक साहब जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार जातिवादी राजनीति के खिलाफ रही है, कम से कम ऐसा दावा रहा है। और अब ये लोग भाई चाहे जिग्नेश मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो या फिर अल्पेश ठाकुर जिनको आपने पार्टी में शामिल आज कर लिया, ये सब लोग तो जातिवादी राजनीति ही करते आए हैं, अपने अपने समाज के लिए रिजर्वेशन की डिमांड करते आए हैं। इतने सारे जातियों को कैसे रिजर्वेशन दे देंगे आप? क्या सोचा है जब इनको ले रहे हैं अपनी पार्टी में? तो जी, मैं तफसील से इसका जवाब देना चाहूंगा, कृपा करके थोड़ा सुन लें। पहली बात तो ये जी कि इन्होंने पूछा कि हार्दिक पटेल से राहुल गांधी जी क्यों मिले। मुझे एक चीज बता दें कि जिस आंदोलन को इतनी बर्बरता से कुचला गया हो कि हार्दिक पटेल को देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर दिया, भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ, हजारों लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, जो लोग आंदोलनकारी थे, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा, आम लोगों को मारा, गोलियां चलाई उनके ऊपर, मारा लोगों को, उसके आप समर्थन में है क्या? सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए, जलेबी मत बनाइए। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 50% की, उसके बाद जो 20-22% नवीन उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। नवीन मुकेश नाइक साहब अपनी बात रख रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए। जी नाइक साहब जल्दी से।
ये भाई नवीन भाई तो किसी को बोलने ही नहीं देते। इनको नहीं आप करके जरा अपना समय आए तो बोले, दूसरे का समय आए तो फिर आप थोड़ा विचार ना तोड़ें, एक संजीदगी से डिबेट होने दें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस नेता को देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर दिया हो वो बीजेपी को क्यों समर्थन करेगा? जिन तीनों आंदोलन को, चाहे वो जिग्नेश भाई का, चाहे वो दलित आंदोलन हो, चाहे दूसरा कल्पेश का पिछड़े वर्ग का आंदोलन हो, कितनी बर्बरता पूर्वक इन्होंने आंदोलनों को कुचला है, उसका आक्रोश है ये। इनकी आज पहली प्राथमिकता है बीजेपी को गुजरात में हराना। दूसरी बात मुझे इनसे ये कहनी है कि आज गुजरात में नोटबंदी और जीएसटी के बाद जो प्रमुख व्यापार का केंद्र है गुजरात, वहां की डायमंड इंडस्ट्री का क्या हाल है, वहां के कपड़ा उद्योग का क्या हाल है, वहां की रियल एस्टेट का क्या हाल है। जवाब नहीं है। सबसे इन्होंने एक मामले में जरूर बहुत प्रगति की है कि मांस का निर्यात हजारों करोड़ का कर दिया। दूध उत्पादन जिस तुलना में नहीं बढ़ा, उससे कई गुना ज्यादा मांस का निर्यात बढ़ा। आज जिस तरह का असंतोष, ऋचा पांडे कुछ ऐड करना चाह रही है गुजरात के सवाल का जवाब आप तीनों को कैसे देंगे? ठीक है ऋचा पांडे, ऋचा जी समीर में यहाँ कहना जी, आप कांग्रेस से सवाल का जवाब नहीं दिया ना मुकेश भाई ने। नवीन भाई एक बात सुन लीजिए। नवीन सवाल के जवाब तो आपने भी नहीं दिया ना कि जांच कौन करेगा, कैसे होगी। अभी तो पहले ये जो कैश कांड हुआ है इसका भी जवाब नहीं मिला। ठीक है, जांच कौन करेगा? सरकार तय करेगी। मैंने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समीर भाई इसका मतलब ये नहीं। आप लेकिन ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं कहा कि 22% आरक्षण किस आधार पर देगा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद? मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। ठीक है जी ऋचा प्लीज जी, मैं बोल सकती हूँ। निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। जय शाह की क्या निष्पक्ष जांच हुई है अभी तक? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस देश में एक तरफ तो ये सरकार, केंद्र सरकार कह रही है हम पे कोई धब्बा नहीं लगा है। नवीन जी भी अपने अभी बोल रहे थे कि इन पे कोई धब्बा नहीं लगा है, परंतु जय शाह के ऊपर जो आरोप लगा है कि नोटबंदी से जहां जनता त्राहिमाम कर रही है, जहां छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन परेशान हैं, वहां यकायक इतने फोल्ड्स आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। और 100 करोड़ की नहीं, जवाब तो आ गया ना ऋचा, जवाब तो आ गया ना। अमित शाह ने साफ कहा कि कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस है जिसमें टर्नओवर जो है वो ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। इसलिए अभी उस मुद्दे को हम छोड़ दें। जो अभी बात हो रही है कि ये बताइए 10 लाख रुपए कहां से आए? ये किसका ब्लैक मनी है जो दिया जा रहा है नेताओं को खरीदने में, जिसका इस्तेमाल हो रहा है? ये कहां से आया? अभी तो मुद्दा ये है। ये बताना, ये जब नोट जी बिल्कुल समीर, और जब नोटबंदी हुई थी तो गोरखपुर में 100 बाईसाइकिल स्कूटर्स, बाइक्स मिली थी जिसपे भाजपा का चिन्ह लगा हुआ था, वो कहां से आई थी? और जो उस वक्त अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी, वो कहां से आई थी नोटबंदी से एक हफ्ते पहले? तो काला धन कहीं से तो आया था और अभी भी कहीं रखा हुआ है, जिसका इस्तेमाल इन्होंने अभी गोवा की सरकारें बनाने में, मणिपुर, अरुणाचल और दुनिया भर में, देश भर में इन्होंने जो जोड़ तोड़ की राजनीति की, और वही फॉर्मूला ये गुजरात में भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात में सफल नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर दत्ता, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और यहाँ निष्पक्ष जांच की बार बार बात हो रही है। जिस भी पार्टी के नेता से ये सवाल करो वो कहता हाँ निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। करवाएगा कौन? केंद्र में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार। करवाएगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? जनता को कैसे पता चल पाएगा ये किसके थे भाई 10 लाख रुपए? क्यों दिए जा रहे थे नरेंद्र पटेल को? कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी ही कह रही है कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि शुरुआत में मैंने जो कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, कम से कम इस पे दोनों पार्टी के प्रवक्ता माने हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर यहाँ पे सवाल यह है कि निष्पक्ष जांच कराता कौन है? निष्पक्ष जांच कराता है सरकार, जो एग्जिस्टिंग सरकार होती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार गुजरात की क्यों ना हो या फिर केंद्रीय सरकार क्यों ना हो। सरकार किसी भी पार्टी का हो और वो अगर जांच अगर करती है तो उस पे भरोसा होना चाहिए।
क्योंकि ये प्रेसिडेंट रहा है। यूपीए सरकार ने भी बहुत सारे कांडों पे निष्पक्ष जांच करवाई थी, तो उस पे प्रश्न चिन्ह अगर हम लोग उठाते रहेंगे और ये कह देंगे कि नहीं जी ये तो फलाना पार्टी की सरकार है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं पे एक अनएंडिंग डिबेट हो जाएगा और उसका कभी समाधान नहीं निकलेगा। जुडिशियल प्रोसेस पे यकीन होनी चाहिए और उसकी निष्पक्षता को सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, एक सेकंड मैम मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये आता है कि ये जो तीनों जो युवा नेता हैं, तीनों अलग अलग कास्ट, बिहार में नेताओं के घर अलग अलग कास्ट से ये लोग अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर बैकडोर से या फ्रंट डोर से अगर कांग्रेस से अगर मिल रही है, तो कांग्रेस को कौन सी आपत्ति है ये कहने में और कहने के लिए कि हाँ हमने इन तीनों को गोद ले लिया है। आप कह दो ना ये बात कि हाँ हमने गोद लिया है और इस पे किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक जिक्र किया कि भाई कांग्रेस ये ऐलान कर दे कि भाई हम गोद लेने जा रहे हैं, लेकिन वरुण पटेल मैं अपने व्यूअर्स को यहां पर बता दूं कि कुछ दिनों पहले मेरी इसी डिबेट में बिग बुलेटिन में मेरे साथ थे, जो कि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और वो किस तरह से बीजेपी को कोस रहे थे, अब वो बीजेपी के नेता बन चुके हैं। मैं एक बार सुनाना चाहूंगा वरुण पटेल का वो बयान जो मेरे इसी शो में उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था, और वो ये बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार वहां पर कैसे काम कर रही है, क्यों पाटीदार गुजरात में बीजेपी के खिलाफ हैं। सुनिए वो बयान, फिर हम वापस लौटते हैं डिबेट में। मौजूद है पटेल साहब, ये बताइए, ये गुजरात के नागरिकों हरी पेश कर रहे हैं, इतनी ग्रीनरी है। सुदेश वर्मा साहब की बातों पर अगर यकीन किया जाए, इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ और लगातार हो रहा है बीजेपी के शासन में, तो फिर उन तमाम बेरोजगार लड़कों को, बेरोजगार नौजवानों को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की जरूरत पड़ी, और आपको लगता है कि यह एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार? पहले तो मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी जो 150 की बात कर रही है, इस बार सिर्फ 50 भी नहीं आने वाली है। अगर सिर्फ 50 आई तो वो भी उनके लिए खुशी का मौका होगा। आप गुजरात की बात कीजिए तो गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी लाखों की, पटेल साहब लेकिन फिर आएगा कौन, ये तो बताइए ना पटेल साहब बीजेपी 150 नहीं 50 ला रही है। लेट मी फिनिश फिर जीत कौन रहा है? लेट मी फिनिश। गुजरात में पाटीदार लोग लाखों की संख्या में रोड पे आए, 14 पाटीदारों की सरकार ने हत्या कर दी गोली मार के। उसके बाद खेडूत रोड पे आए, खेडूतों के ऊपर लाठियां बरसाई। कर लिया, कुछ काम उसके बाद दलित आए, दलितों के ऊपर लाठियां बरसाई, दलितों के ऊपर गोलियां बरसाई। महिलाओं के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और लूट के गुने यहां पाटीदारों के ऊपर दाखिल होते हैं। तो सुना आपने वरुण पटेल, अब ये बीजेपी के नेता हो चुके हैं और इन्हीं पर नरेंद्र पटेल ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसे देकर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रहे थे। 10 लाख रुपए जो मिले हैं वो भी वरुण पटेल के थ्रू मिले हैं। वो वरुण पटेल बता रहे थे, नवीन कुमार साहब आपने सुना होगा कि कैसे जब आंदोलन हुए, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो, अल्पेश ठाकुर हो, हार्दिक पटेल हो, तो उन आंदोलनों को दबाया गया। तो ऐसे युवा जो कि बेरोजगारी से परेशान थे गुजरात के अंदर, सड़कों पर निकलकर आंदोलन कर रहे थे, उनकी आपने सुनी नहीं। उनके आंदोलनों को क्रश करने की कोशिश की गई, पुलिस की गोलियां चली, इसलिए ये युवा जो है वो आपसे दूर हो गया। ये खुद आप ही के नेता वरुण पटेल कह रहे हैं अब, क्योंकि अब तो ये आपका हिस्सा हो चुके हैं, बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं अभी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है समीर भाई, मैं आपको बताता हूं कि सुबह आज सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चली निखिल सवानी की, जो बता रहे थे कि मैं भाजपा से अलग हो गए। उन्होंने बड़ा डिसीजन में कहा कि मैं भाजपा से अलग हो गया। मैं कुछ दिन पहले गया, इसलिए गया क्योंकि भाजपा के लिए वे डिसीजन इतने अच्छे थे जिसके कारण मैं उसके अंदर उस पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उनका ये लास्ट में कहना था, भाजपा ने डिसीजन लिए इसीलिए पाटीदार समाज उसके साथ है। भाजपा ने डिसीजन लिए इसलिए पाटीदार समाज के जिनके पास जनाधार था भाजपा में आए। वो लोग जो कांग्रेस के लिए राजनीति करते थे, पीठ के पीछे छुरा मारते थे पाटीदार समाज के लिए, वो लोग उसको छोड़ चुके हैं। इसीलिए लोग चुप चुप करके मिल रहे हैं। वो लोग चोरी चुप पे मिल रहे हैं जिनके साथ अब जनाधार नहीं है। जो जनाधार वाले लोग हैं वो तो जा चुके हैं। और यही कारण है कि देश गुजरात के अंदर जिस प्रकार से हार्दिक पटेल के पास जनाधार नहीं है अभी, जो पिछले निर्णय लिए वो उनके हक की हित में लिए। क्या बोला आपने?
पाटीदार समाज आप के यानी ये कह रहे जिनके हैं- पीछे जनाधार है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और यही नहीं बल्कि पाटीदार अच्छा, ठीक है। समाज भी जयेश इस समय पटेल, भारतीय जनता जयेश पार्टी पटेल के इस साथ पर है, रिस्पॉन्ड क्योंकि कीजिए। पाटीदार समाज जयेश कांग्रेस के पटेल- साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, जयेश जब पटेल रिस्पॉन्ड जनाधार करें। की बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात सुन लीजिए। गुजरात की परिस्थिति की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 7 लाख लोग को इकट्ठा करने की बात का प्लानिंग करके गौरव सम्मेलन यहाँ पे योज रहे नरेंद्र मोदी साहब, और 40,000 कुर्सियां खाली 40,000 कुर्सियां बिछाते हैं तो क्या एक कुर्सी पे 20 लोग बैठेंगे? और 40,000 कुर्सी में 10,000 कुर्सी खाली रहती है, यानी 30,000 लोग आते हैं, और वो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को प्रेशर करके बुलाया जा रहा है। इनकी पार्टी की सभा में कोई भी अभी व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं है। और पहले, आज से पहले जयेश, लेकिन ये बताइए कि फिर आपके नेता, पाटीदार समाज के लोग, आपके नेता पाटीदार छिटक क्यों समाज रहे के हैं? लोगों ने नोट और वोट दिया वरुण है, पटेल और आज जो आप ही की पूरे तरह पाटीदार बैठकर समाज इसी इनके शो पर सामने बातें से कर रहे अभी थे, तुम्हारे- उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तुम्हारे बीजेपी के मिनिस्टर कोई एरिया में जा नहीं पा रहे। गुजरात की परिस्थिति देखिए, आज लोकशाही का पूरा हनन करके रख दिया आपने। और आपकी ये सोच है कि कोई युवा है जो गुनहगार नहीं है उसको फिर भी गुनहगार बनाते हैं, और उसको प्रेशर कर करके, दाग धमकी दे दे करके उसको खुद गुनहगार है ऐसा कबूल करवाते हैं। ऐसी नीति की आज गुजरात में सरकार चला रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी युवा सुरक्षित नहीं है, युवा की रोजगारी की कोई सुरक्षित नहीं है। नहीं तो आपके संस्था के पूरी संस्था गुजरात की के जितने अर्थव्यवस्था सारे खाने गई महत्वपूर्ण हुई है नेता भाजपा के शासन हैं में। वो लोग भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं? यही मेरा सवाल था। क्यों शामिल यही हो रहे मेरा हैं? सवाल बीजेपी था। में इसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है आपको देना चाहिए। जब जयेश, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। 1,20 लाख टालिए मत इस सवाल को। लोग हैं, कोई 1-2 लोगों को जान। हाँ, गुजरात के अंदर 1,20 लाख पाटीदार लोग हैं, कोई 2-4 लोगों को जाने से पाटीदार समाज को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और 2-4 लोग जो पाटीदार समाज में गए वो कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से गए होंगे, और उसको उनको भी समझ। आज से पहले, अभी थोड़ी देर पहले वरुण जी का आपने कांग्रेस स्टेटमेंट ने सुना। अपमान किया वरुण सरदार पटेल पटेल ही से बोल लेकर के अब तक। वरुण पटेल बोल रहे थे कि भाजपा को 50 सीट नहीं आ रही है, तो क्या अभी वही वरुण पटेल वो बोलेंगे कि 150 सीट भाजपा के लिए आ रही है? क्या अब उनका निवेदन सही हो जाएगा? अब तो कैलकुलेशन चेंज हो गया है ना उनका। अब वो भी कहने लगे कि बताओ 150 अब ही मेरे को आएंगे। बताओ, अब 50 से सीधी 150 हो जाएगी? वरुण पटेल के जाने से 100 सीट का कांग्रेस की बढ़- गोद में बढ़ावा बैठ मिल करके जाएगा लोग भाजपा अपना को। राजनीति करेंगे और टिकट पाने के लिए जन आंदोलन करेंगे, तो यही हालत होगी। ठीक है, मुकेश नाइक साहब, इसका जवाब दीजिए। आंदोलन नवीन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की गोद में बैठकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार गुजरात के इन 3 लड़कों के बूते ही नैया पार हो जाएगी कांग्रेस की गुजरात में? ये कोई दूध पीछे बच्चे नहीं है जो गोद में बैठ गए हैं। ये ऐसे आंदोलन से उपजे युवा नेता हैं जो 5-5, 10-10 लाख लोगों की रैलियां निकालते थे गुजरात में। ये सही गोद में कहा नहीं आपने, बैठे पहले था ये इंदिरा सामाजिक लाओ देश समीकरण बचाओ, है, ये 98 पीड़ा है, हुआ सोनिया और ये लाओ समाज कांग्रेस की बचाओ। अस्मिता को अब वो बचाने की 3 कोशिश टिकड़ी है। लाओ और गुजरात में कांग्रेस राहुल गांधी को बचाओ। क्या बात करते हैं आप? अरे नवीन, बोलने तो दीजिए नाइक साहब को, वैसे भी थोड़ा कम ही बोलते हैं वो। अरे बीच-बीच में किसको तो बिठा बोलते लिया नहीं। आपने डिबेट अरे में मैं तो कह रहा साहब? हूं, बोले ना इनको समी तो भाई, डिबेट लेकिन करने बात की तो समझ बोले। ही नहीं मैं है। तो बोल ही नहीं रहा हूं। जी ना, नाइक साहब कंप्लीट करें। सही कहा आपने। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल परिदृश्य गुजरात का बदला हुआ है। ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जिनको कोई गोद ले ले। ये समझदार नेता हैं, बहुत बड़े जनमत का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। ये सोच समझकर विचार करके ये इनकी पहली प्राथमिकता है कि गुजरात में बीजेपी को हटाना, ताकि इस दमनकारी सरकार से मुक्ति मिले, इस क्रूर और पशुओं की तरह व्यवहार करने वाली सरकार से मुक्ति मिले। इनकी पहली प्राथमिकता है। अगर आप पूरे गुजरात की स्थिति आप देखें, पूरे गुजरात यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आज क्या गुजरात की स्थिति है? पूरा जीरो, पूरा व्यापार हो गया। के कंधों पर सवार होकर ही आप अपनी नैया पार लगाने की सोच रहे हैं इस बार, या फिर जो राहुल गांधी की अग्रेसिव छवि, नई जो छवि बनती हुई हमें नजर आ रही है या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बूते आप चुनाव लड़ रहे हैं?
देखिए ये इनको लड़का लड़का कह के आप इनके महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। ये नेता हैं, कोई लड़के और दूध पीते बच्चे नहीं है। ये आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, इनके पीछे जनाधार है, बेस है, और मुद्दों को लेकर इन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी है। आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है? इनडायरेक्टली तो आप कहीं ना कहीं पे कबूल कर रहे हैं कि ये तीनों के हमारे आपके साथ मिले हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऑन एयर आपको ऑफिशियली बताने में क्या दिक्कत हो रही है? ये बात मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर मिले हुए हैं तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ पे है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पूरे तीनों के तीनों ये पूरे तीनों के तीनों हम लोगों के साथ है, बताने में कोई दिक्कत नहीं। साथ है ठीक तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज क्लियर हुआ है ना, ये तीनों के तीनों आपके साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस तीनों की बदौलत चाहती है, राहुल गांधी का कोई करिश्मा नहीं है। अरे इतने बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं एक ही सेंटेंस? भैया दूसरों की तो सुनो। मान तो लिया उन्होंने, जैदी साहब मान तो लिया। अब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होने जा रहा है ना, पार्टी अपने साथ और बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है इसका? आपका आकलन क्या कहता है? क्या कहता है समीर भाई? अगर मान लो ये तीन जो नौजवान आंदोलनकारी वैसे तो ये चौकड़ी भी आपके कन्हैया कुमार भी थे, को बहुत नुकसान होगा बीजेपी को, इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी आंदोलनकारियों ने के कार्यकर्ताओं के साथ या आंदोलनकारियों के साथ जनता नहीं है, तो बीजेपी क्यों परेशान है? इसे बीजेपी को तो परेशान ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो नौजवान है, यंग है, इनके साथ तो कोई है ही नहीं। जो जनाधार वाले नेता हैं वो तो सब बीजेपी के साथ है, तो इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो तो अलग ही है, वो तो सिंगल है। लेकिन ये बीजेपी परेशान इसलिए है कि ये पता चल गया इन्हें कि इनका सफाया जो गुजरात का मॉडल है वो वहां ये तीन आंदोलनकारी समाप्त कर रहे हैं। दूसरे नवीन जी, देश में पिज्जा तंत्र है, अंग्रेजों का राज नहीं है जहां जनरल डायर को ये गोली देने मारने का आदेश दे दिया जाए आंदोलनकारियों को। आपने जो आंदोलनकारी हमको याद आ गया जब से भाजपा ने केरल में चाहे वो किसान आंदोलन, धन्यवाद जिससे आपने गोली चलवाई है, चाहे वो छात्र आंदोलन हो या छात्राओं का आंदोलन हो जिन्हें आपने हॉस्टल से खींच के मारा है, पटेल आंदोलन हो जिनके बच्चों को आपने गोली से मरवाया है, जिनकी बहनों को बेटियों को घर से खींच के मारा है। मैंने कहा ना आप मान गए केरल में व्यापारियों का आंदोलन हो, व्यापारियों का, ठीक है, आपने उनको मरवाया। और दूसरे एक चीज और, मैं दत्ता साहब की निष्पक्षता पे कुर्बान जाऊं, इन्हें क्या परेशानी है? ये तीन आंदोलनकारी, ये जन आंदोलनकारी किसकी तरफ है? इन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि अरे पाटीदार सार्वजनिक नहीं बना सकते सर, आपकी निष्पक्षता को मैं सलाम करता हूं। आप इनके बारे में बताना पड़ेगा। 10 लाख बीजेपी आ जाए ताकि जनता भी सही निर्णय कर पाए वोटिंग के दौरान। इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, तो ये निष्पक्षता सामने आ जाए ना, और ये तीनों की तीनों बता दें। परेशानी ये है ना जैदी साहब, मैं बताता हूँ, परेशानी ये है ना कि ये जो लोग इकट्ठा किए गए और ये जो वोट बैंक बनाया गया, ये सामाजिक आंदोलन के नाम पर बनाया गया। ये चुनाव लड़ने के लिए और किसी पार्टी से टिकट पाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया गया था, दिक्कत इसलिए हो रही है एक्सेप्ट करने में। जो आपने सवाल पूछा ना, राजनीति के चलते ही तो एक्सेप्ट करने में इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए। लेकिन रिचा मेरा सवाल ये था, चुनाव आयोग को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई चुनाव आयोग इस साजिश में क्यों शामिल है, क्यों नहीं चुनाव की तारीखें जो है वो जल्द से जल्द उसका ऐलान किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस आरोप में वाकई दम है या फिर ये छटपटाहट है? देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री जी इसका ऐलान करेंगे और उनके ऐलान के बाद चुनाव आयोग उसका एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, क्योंकि जो रीजंस ये दे रहे हैं और चुनाव को नहीं कर रहे हैं और डिले करते जा रहे हैं, उसमें तो कोई दम नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज मैं यहाँ एक और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने ठाना था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगी, परंतु पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। तो किसी भी तरह इन्हें जीतना है, तोड़फोड़ की राजनीति करना है, लोकतंत्र के कॉस्ट पे करना है, निष्पक्ष कोई जांच पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा कोई निष्पक्ष जांच नहीं है। सीबीआई अगर रेड मारती है तो उन लोगों पे
मारती है जो कि केंद्र के सरकार में नहीं है या उनके कोalition नहीं रिचा लेकिन 50 सीटों पर जो आप अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, एक तरह से आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी की मदद हो जाएगी? क्योंकि आपके उम्मीदवार तो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे। एक मिनट, जवाब रिचा। बहुत अच्छा प्रश्न किया समीर भाई, आपने, मेरा एक निवेदन, बहुत अच्छा प्रश्न ये किया। और इसका 2.5 जवाब महीने में पहले चाहती हूं यही सब लोग कांग्रेस सुन लें। इलेक्शन कमीशन की तारीफ 182 करते सीट्स रहती हैं थी जब गुजरात राज्यसभा में, चुनाव हुए थे। और कांग्रेस जवाब ये ले दावा लीजिए। किया है कि ज्यादा से यही ज्यादा कांग्रेस इलेक्शन 125 कमीशन पे सीट्स, सवाल उठा रही है 125 क्यों? सीट। नवीन भाई थोड़ा शांति से सुन लीजिए। कांग्रेस ने दावा किया है कि ज्यादा से ज्यादा 125 सीटों तक वो जाएंगे, उसके बाद भी 67 सीट्स बचती हैं। तो हम तो वहीं लड़ रहे हैं जहां पर हम मजबूत हैं, जहां हम वीक हैं या हमें महसूस होगा कि वोट डिवाइड हो जाएगा, हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। ठीक है दत्ता जी, 10 सेकंड में आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है 50 सीटों पर, इसका फायदा किसको होने जा रहा है? मुझे आपके बातों से ऋचा जी ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपने जो कहा है कि प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे गुजरात देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लगता है उनकी बी टीम है, कांग्रेस को लगता है उनकी बी टीम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या आपकी पार्टी को और आपके मुखिया को फोन करके कहा है क्या ये बात कि प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे गुजरात का चुनाव? आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से किसको फायदा होने जा रहा है? दत्ता साहब, जहां जहां इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी जाती है, हम लोग चाहे वो पंजाब हो या गोवा हो, हरियाणा में नहीं गई थी। यहाँ बीजेपी की अवस्था कमजोर है, तो इसलिए के वोट के डिवाइडेशन के लिए गुजरात में आम आदमी चुनाव लड़ने जा रही है। तो चलिए ये कहना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के तेवर ये साफ कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से अगर बीजेपी ये सोच रही है कि उसका फायदा होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी की आने वाले वक्त में हम देखेंगे और हम इस पर भी नजर रखेंगे कि जिस निष्पक्ष जांच की बात इस वक्त पैनल में बैठे सभी लोग कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी शुरू की जाती है इस मामले में, क्योंकि जनता इस सवाल का जवाब चाहती है कि जो 10 लाख रुपए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराए गए, वो आखिर किसने दिए, किस पार्टी की तरफ से किसी नेता को खरीदने की कोशिश हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।